हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जीके मिश्रा। और आज के क्लास में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को शुरू कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये चैप्टर 11 है अभी आपके पुराने एनसीईआरटी के अनुसार। और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट और बोर्ड में कई बार इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग बोर्ड में आपका 11 और 12 दोनों बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उससे 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और नीट में दोनों चैप्टर से मिलाकर आप समझ लीजिए कि लगभग 6 क्वेश्चन कंफर्म रहते ही रहते हैं। 6 क्वेश्चन से कम रहता है दोनों चैप्टर मिलाकर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बस थोड़ा ध्यान इसमें आप दीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कि नाम से ही लग रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है जैव और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक, यानी तकनीक का मतलब हुआ प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। अब देखिए जैसे ऐसे टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें होती है वो तो हम लोग को मैथ में मिलता है। जैसे मैथ जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होता है, अलग अलग प्रकार की तकनीक करना होता है जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। चलिए अब यहाँ हम लोग भी वैसे चीज़ें पढ़ेंगे जो मानव के लिए यानी कि कुछ जीवों के लिए जो आवश्यक हो। यानी कि हम मनुष्य ने बायोटेक्नोलॉजी को इसलिए डेवलप किया ताकि मनुष्य के जीवन काल में इसका उपयोग हो सके। अब मान लीजिए कि आज के समय में जितना भी आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो आप मार्केट में भी देख रहे हैं जो बहुत काम को आसान कर दे रहा है। आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े मशीन देखते हैं, अलग अलग प्रकार की जो नए नए प्रकार की टेक्निक्स को देखते हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, पहले के समय में जैसे एंटीबायोटिक को किस तरह से डेवलप किया जाता था, आज के समय में कैसे डेवलप किया जा रहा है, ये डेवलपमेंट जो होता है बायोटेक्नोलॉजी। इंसुलिन विकसित करना, जैसे कि आपको पता है कि मधुमेह जो रोग होता है, शुगर डिजीज, शुगर का जो रोग होता है, तो ये शुगर की बीमारी जो होती है ना, ये इंसुलिन नामक एंजाइम के कमी के कारण होता है। और ये इंसुलिन का जो निर्माण होता है हमारे पैनक्रियाज जो हमारी सबसे लंबी ग्रंथि है उसके द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है ये। और अगर मान लीजिए कि शरीर में पैनक्रियाज के द्वारा यानी हमारे अग्नाशय के द्वारा ये इंसुलिन का निर्माण होना बंद हो जाए तो उसके कारण हमें प्रॉब्लम हो जाती है शुगर की। तो पहले के समय में शुगर के बीमारी की छुटकारा के लिए जो औषधि ड्रग्स तैयार किए जाते थे, का उत्पादन जो होता था ये पशुओं के जैसे सुअर, मवेशी इत्यादि इन सभी के अग्नाशय के द्वारा यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन प्राप्त करके। लेकिन आजकल बायोटेक्नोलॉजी का देन है कि बायोटेक्नोलॉजी के कारण आज के समय में जो बहुत बड़े मात्रा में इंसुलिन को उत्पन्न किया जा रहा है और वो भी मनुष्य। ये सब बायोटेक्नोलॉजी का देन है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगा जो बायोटेक्नोलॉजी का देन है। सबसे पहली बात कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है इट इज यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट। यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है सर, इट इज यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि यह जीवों का उपयोग है, या देयर कंपोनेंट या फिर उपयोग उनके घटकों का है। यानी कि यह जीवों के या उनके घटकों का उपयोग होता है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा उपयोग है जिसके द्वारा मतलब कि इसमें या तो किसी जीव का उपयोग किया जाता है या फिर जीवों के किसी कंपोनेंट का उपयोग करके हम मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों का समझ में आया। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में ये नोट्स बना हुआ एकदम आसानी से आपको समझ जाएगा, इसलिए आप बस इसको समझ हो जाएगा। क्या बोला गया है, बायोटेक्नोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो क्या बोलिएगा सर, इट इज यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि यह जीवों का उपयोग, यह जीवों या उनके घटकों का उपयोग होता है जिसके द्वारा मनुष्य के लिए यानी मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण होता है। यानी कि इसका उपयोग करके हम उन उत्पादों का उत्पादन करते हैं जो मानव के लिए उपयोगी। बात समझ में आया। चलिए, यानी कि यह जीवों या उनके घटकों का वैसा उपयोग है जिसके द्वारा मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों का उत्पादन होता है। अब हमारे लिए जो भी चीजें उपयोगी है, हम मनुष्य के लिए जो भी चीजें उपयोगी है, उन सभी का उपयोग
सभी का उत्पादन करना बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन हम इन सभी के उत्पादन के लिए, जैसे हमें अगर मान लीजिए कि एंटीबायोटिक चाहिए, हमें अगर इंसुलिन चाहिए, हमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम चाहिए, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा, किसी का ही उपयोग। निर्जीव का उपयोग के द्वारा कोई भी चीजें मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थ का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही हुआ जैव प्रौद्योगिकी, यानी जीव का उपयोग इसमें हो रहा है, 100% प्योर है। इसमें किसी जीव का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो सर बायोटेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए उपयोगी के उपयोग के द्वारा मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद आपको पता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो, आप पढ़े होइएगा इसके बारे में। जब शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो के बारे में आप पढ़े होंगे। जब कोई भी अपने संतान करने के लिए, जब कोई भी मनुष्य अगर अपने संतान को उत्पन्न नहीं होता है, तब उस समय में एक मेथड आती है जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF के नाम से उसको जानते हैं, जिसको लैब में एक टेस्ट ट्यूब के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी को उत्पन्न किया जाता है। परख नलिका में बच्चे को उत्पन्न किया जाता है, परख नलिका बेबी डेवलप किया जाता है। तो ये सारी जो मेथड है, सब किसका देन है? बायोटेक्नोलॉजी का देन है। चलिए अब यहाँ आइए, सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, यानी बायोटेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो सर बायोटेक्नोलॉजी के जनक ये कैरोली एरेकी को कहा जाता है। कैरोली एरेकी को याद रखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के जो फादर हैं ये कैरोली एरेकी। अगर आपसे पूछा जाए बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन है, तो कैरोली एरेकी। ठीक है, अब देखिए द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज क्वाइंड बाई, बायोटेक्नोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने खोजा था? तो सन 1919 ईस्वी में बायोटेक्नोलॉजी शब्द को सन 1919 ईस्वी में एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर के द्वारा, एग्रीकल्चरल इंजीनियर जिसका नाम था कैरोली एरेकी, सन 1919 ईस्वी में बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी शब्द को एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर, यानी कि इसका मतलब होता है कृषि इंजीनियर, जिसका नाम था कैरोली एरेकी, जिनके द्वारा सन 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द की। क्लियर है? बात समझ में आया? क्या बोला हमने? द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज क्वाइंड बाई, यानी बायोटेक्नोलॉजी शब्द को खोजा गया था, क्वाइन किया गया था, गढ़ा गया किसके द्वारा? बाय एन एग्रीकल्चरल इंजीनियर, यानी कि एक कृषि इंजीनियर के द्वारा, जिसका नाम था कैरोली एरेकी। कब? सन 1919 में खोजा गया था। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। अच्छा, और ये बिल्कुल आसान भाषा में है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार बस आप देखिए वीडियो को, फिर आप नोट सकते हैं, नोट्स लिखिएगा, उसके बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये PDF आपके क्लास के ओवर होने के बाद PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी को करिए और वहां से आप प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए बायोटेक्नोलॉजी में अब देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी दो तरह की चीज। बायोटेक्नोलॉजी एक तो ओल्ड हो गया और एक होता है आज के समय में मॉडर्न। ओल्ड बोलने का मतलब होता है उसी को हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं, पुरातन समय से जो आ रहा है। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक समय से जो आ रहा है, पुराने समय से, उसको पारंपरिक बोलते हैं, ट्रेडिशनल। और एक होता है न्यू यानी नया, मॉडर्न, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ओल्ड है, एक पुराना है, और एक है जो नया है। तो ये जो ओल्ड या ट्रेडिशनल है, यानी कि पुराना जो बायोटेक्नोलॉजी है, यानी कि पुराने जो जैव प्रौद्योगिकी है, यानी पारंपरिक जो परंपरा से होते आ रहा है। अब इसमें आपको पता है ओल्ड में क्या होता है? तो सर इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशनल मेथड, यानी कि यह पारंपरिक तरीकों पर आधारित। पारंपरिक तरीका पर आधारित कैसे है? तो सर इसमें क्या किया जाता है कि जीवों के प्राकृतिक क्षमता यानी कि नेचुरल एबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है कि का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद का उत्पादन कर। बस क्लियर? अब इसमें चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, यहां हम किसका उपयोग करेंगे? सर जीवित का उपयोग करें। जीवित जीव का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करेंगे। अब चलिए इसमें दो विधियां आपको दिखा, एक ओल्ड यानी ट्रेडिशनल, सॉरी दो तरह के आपको बायोटेक्नोलॉजी दिखा, एक ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी
और एक न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, यानी नया या आधुनिक और ये पुराना या पारंपरिक जैव प्रौद्योगिकी। अच्छा, इसमें ओल्ड या ट्रेडिशनल में क्या होता है सर? इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशनल मेथड, यानी कि यह पारंपरिक तरीकों पर आधारित। इधर आते हैं तो सर इट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग पर आधारित। अब हमें ये बात जानना है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है भाई। हम इंजीनियरिंग जैसे कि इंजीनियरिंग के बारे में तो इतना सारी बातें सुनते आ रहे हैं, जिसमें नई नई प्रकार की चीज़ का उत्पादन हो रहा है। आजकल जो भी हमारे देश का विकास हो रहा है उसमें इंजीनियर का बहुत सारा रोल है, और ये इंजीनियर के द्वारा जो चीज़ें उत्पन्न बनाया जा रहा है, प्रक्रिया इंजीनियरिंग में आता है, ये सब इंजीनियरिंग हो गया। अब हम लोग यहाँ बायोलॉजी में किस प्रकार का इंजीनियरिंग देख रहे हैं, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रहा है, यानी कि जीनों का उपयोग हो रहा है, क्रोमोजोम का उपयोग हो रहा है, यानी आनुवांशिक तरीके से यहाँ हम लोग इंजीनियरिंग का कार्य यानी इंजीनियरिंग को पूरा। अब ये कैसे? तो देखिए, सबसे पहले इसमें कन्वेंशनल मेथड का मतलब होता है पारंपरिक तरीका, पारंपरिक विधि। पारंपरिक विधि का मतलब होता है जैसे पुराने समय में क्या किया जाता था कि जीवों के सबसे पहले नेचुरल एबिलिटीज को निकाला जाता, यानी किसी जीव में जो प्राकृतिक क्षमता है, किसी भी जीव का जो प्राकृतिक क्षमता है के उपयोग के द्वारा, उसका उपयोग के द्वारा हमारे लिए उपयोगी उत्पादन किया जाता था, हमारे लिए उपयोगी उत्पादों का उत्पादन होता है। यानी जीवों के प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। आप जैसे मान लीजिए कि कोई नए पौधों को अगर विकसित करना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे थे सर? हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई एक डिजायर्ड प्लांट को देखेंगे, यानी कि एक वांछित देखेंगे, और उस पौधे में हम देखेंगे कि इसका सबसे पहले नेचुरल एबिलिटी यानी कि इसका क्या है। जैसे कि ये मान लीजिए कि प्रतिरोधी है, ये किसी प्रकार के कीटनाशकों के लिए प्रतिरोधी है, तो हम उसको डाल लिए और उसके उपयोग करके हम सीधे नए डेवलप, पारंपरिक विधि है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, नेचुरल एबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, यानी कि इसमें सीधे जीवों के लिए उपयोगी यानी कि मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए सीधे जीवों के प्राकृतिक क्षमताओं को प्राप्त किया, यानी कि जीवों के प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके उत्पादों के उत्पादन किया जाता है। अच्छा, अब इसमें अगर आते हैं आप, जैसे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा रहा है मॉडर्न टाइम में, आज के समय में कैसे हो रहा है ये, तो इसको समझ। आज के समय में जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसको कैसे डेवलप किया जा रहा है, कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्टली जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मॉडिफाइड। सबसे पहले जीवों के आनुवांशिक पदार्थ को रूपांतरित कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया। सबसे पहले हमने क्या बोला कि सबसे पहले फर्स्टली जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मॉडिफाई, यानी कि सबसे पहले जीवों के आनुवांशिक सामग्री यानी आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सबको क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई कर दिया जा रहा है, संशोधित। और तब तब उस जीव का उपयोग बाद के अंतर देख रहे हैं आप। पहले क्या था सर, पुराने समय में जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग होता था उसमें क्या किया जाता था कि जो भी अगर मान लीजिए किसी जीव को लिया गया, उस जीव के द्वारा जीव का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद का निर्माण करना है, तो उसके लिए देखा जाता था कि उसमें जो भी नेचुरल एबिलिटी है यानी कि जो भी प्राकृतिक क्षमताएं हैं उसको प्राप्त किया जाता था, और उसके द्वारा सीधे नए संतति के द्वारा सीधे क्या किया जाता था, मनुष्य का उत्पादन होता। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है आज के समय में, अगर मान लीजिए कि आपको कोई जीव मिल गया तो उस जीव को में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को पहले तो आप मॉडिफाई करिए, यानी कि उसको रूपांतरित करिए, संशोधित करिए, थोड़ा और डेवलप कर दीजिए। और जैसे ही आनुवांशिक पदार्थ उसका और डेवलप हो गया, अब उसका उपयोग करके, अब उस जीव का उपयोग करके आप मनुष्य के लिए उपयोग का उत्पादन, बात समझ में? बस ये थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ जो भी जीव हमें मिल रहा है हम डायरेक्ट उस जीव का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादन कर रहे हैं, मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण कर। यहाँ क्या हो रहा है, हमें जो भी जीव मिल रहा है पहले हम उसके आनुवांशिक
पदार्थों को संशोधित कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और तब उस जीव के द्वारा नए नए उत्पादों का निर्माण कर। बात समझ में आया? अब यहाँ आइए प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत। अब देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है। तो अगर प्रिंसिपल की बात करें तो सर बायोटेक्नोलॉजी दो तरह का प्रिंसिपल होता है जो जैव प्रौद्योगिकी का। जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत दो प्रकार का होता है, इसका हिंदी हो जाता है जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत। कौन कौन? सर आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आपको मिलेगा यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना, क्योंकि हम लोग आज के समय में जो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न वाला है। अब हमें ट्रेडिशनल हमारे पुराने तौर तरीके से हमें अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पुराने तौर तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद बहुत कम बन रहे थे। लेकिन आज के समय में तब तो हमें किसी जीवों का उपयोग करना पड़ा। मान लीजिए कि अगर हम पहले के समय में इंसुलिन का निर्माण अगर अधिक मात्रा में कर पाते तो फिर हमें मवेशियों को मारकर उनके इंसुलिन, उनके पैनक्रियाज से, उनके अग्नाशय से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य के द्वारा ही आसानी से अधिक मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन होता और उसके द्वारा औषधियों का निर्माण। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो पूछा जाता है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत कौन कौन होता है, इसका वर्णन करें। तो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल होता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग होता है, और बायो प्रोसेस दो तरह का इसमें है। जैसे सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा, आप जरा ध्यान से इसको। जेनेटिक पहला नंबर में आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? तो भाई आनुवांशिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है दिस टेक्निक्स अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए। यानी हमने आपको क्या बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। तो सर सबसे पहले हमें जो जीव प्राप्त हुआ, जो भी हमारे लिए डिजायर्ड जीव है, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है यानी कि वांछित जीव है, का हम सबसे पहले आनुवांशिक कैरेक्टर उसका होगा ना, जो आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल जो होगा पहले उसके केमिकली उसको आनुवांशिक रूप से, उसके जो रासायनिक रूप से पहले उसका हम परिवर्तन करें, बदलाव करेंगे। वही बोला गया है दिस टेक्निक्स इज अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और आरएनए बदलने की कोशिश। तो इस तकनीक का उपयोग करके हम लोग आनुवांशिक सामग्री, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए के रासायनिक विज्ञान को बदल देते हैं, यानी कि केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। और सबसे पहले हम क्या बोले, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाएगा सर, सबसे पहले हम आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई, सबसे पहले हमने क्या किया कि उपयोग करके हम जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर दिए, गड़बड़ कर दिए। अच्छा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को बदल दिए। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल को बदलेंगे उसके बाद तब मॉडिफाइड डीएनए, यानी कि अब हमें यहां से आरडीएनए प्राप्त होगा। बात समझ में आया? आप किस प्रकार से अब रिकॉम्बिनेंट बनाइएगा। आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। अभी बस थोड़ा समय दीजिएगा, हम आपको पुनर्योगज डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से समझा देंगे कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, किस प्रकार से हम केमिस्ट्री में बदलाव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी में अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार करना है, हम आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब पढ़ाएंगे, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, तब वहां सारी बातें ये समझाएंगे। अभी तो बस आप स्टेप सीख रहे हैं, एक एक करके स्टेप सीख रहे हैं। बस लगभग हम कोशिश करेंगे 3 क्लास या 4 क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा समय आप बर्बाद नहीं करना। ठीक है, छोटा चैप्टर है और आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा ये बढ़िया से। देखिएगा क्या बोला गया, सबसे पहले सर हम किस आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए या आरएनए बदलाव करेंगे केमिस्ट्री को। जब उसमें बदलाव किए तब वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डी। हमें क्या प्राप्त हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए। अब ये पुनर्योगज डीएनए को कैसे बनाया गया होगा, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास में कोई बैक्टीरिया है, अगर इकोलाई बैक्टीरिया है, तो हम इकोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया से यानी इसेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड डीएनए को। आपको तो ये बात पता है कि डीएनए में प्लाज्मिड डीएनए एक होता है जिसको वेक्टर डीएनए भी कहते हैं।
बताए हैं आप लोगों को, प्लाज्मिड डीएनए यानी वेक्टर डीएनए, वाहक डीएनए, हम वाहक डीएनए को निकाल लेते हैं। वाहक डीएनए का ही काम होता है, इसी का काम होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है यहीं। अब मान लीजिए हम इकोलाई को किसी के शरीर में अगर हमें छोड़ना है, तो पहले हम इकोलाई में से प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं और प्लाज्मिड का टुकड़ा काट के, टुकड़े को काट के हटा दिए, और वहां हम एक फॉरेन डीएनए, बाहरी डीएनए या सोर्स डीएनए जिसको आप बोल सकते हैं, बाहरी डीएनए के टुकड़े को लाते हैं प्लाज्मिड के साथ और फिर जोड़कर तब हम इकाई में डालते, यानी जिस शरीर में हमें बदलाव करना है। तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ दो काम किए, पहले तो सर इकोलाई से प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाल, और हम इधर बाहरी डीएनए से अपने वांछित जीन का टुकड़ा, डीएनए का टुकड़ा को काट के निकाल लिए और दोनों साथ जोड़ दिए, बन गया अब वो प्लाज्मिड यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, घबराए नहीं आप लोग। पहले क्या बोला गया कि सर इस तकनीक का उपयोग करके आनुवांशिक पदार्थों, आनुवांशिक सामग्री डीएनए और आरएनए के रासायनिक रूप से यानी रसायन विज्ञान को बदलने के लिए किया जाता है। पहले बदला जाएगा, तब उसके बाद मोडिफाइड डीएनए यानी बदल देने के बाद वो जो डीएनए बन गया अब वो मोडिफाइड डीएनए हो गया, यानी आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देंगे यानी प्रवेश करा देंगे कहाँ, इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि होस्ट के शरीर में, मेजबान जीव के शरीर। मेजबान शब्द का मतलब होता है होस्ट, जिनके शरीर के अंदर कोई पैथोजन रोग कारक रह रहा हो, यानी जिसमें प्रवेश कराया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म को प्रवेश कराना है तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए हम हो गए होस्ट, और वो हमारे लिए ऑर्गेनिज्म कारक जो हमारे शरीर में आ रहा है और हमें रोग उत्पन्न करने वाला है। अच्छा, तो हमने क्या बोला, मॉडिफाइड डीएनए को यानी आर डीएनए को हम होस्ट के शरीर में डाल देंगे। जैसे होस्ट जीव यानी मेजबान जीव, यानी इसी को बोलते हैं परजीवी। मेजबान जीव मतलब हुआ परजीवी, यानी दूसरे के शरीर में डाल दिए। जैसे ही शरीर में डालेंगे इस प्रकार क्या होगा, चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी उस परजीवी यानी उस मेजबान जीव जिसके अंदर हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला था, अब उस का टाइपिक फिनोटाइपिक रूप से वो बदल जाएगा। फिनोटाइप के बारे में आपको बताया गया है, यानी कि दृश्य प्रारूप होता है, यानी कि बाहर से जैसे दिख रहा था ना, अब वो ऐसा नहीं दिख के कुछ अलग दिखाई देने लगा। यानी कि हम लोग अब सोचिए कि एकदम से आनुवांशिक रूप से उसको बदल दिए, आनुवांशिक रूप से बदलने के बाद जब उसके होस्ट के शरीर में हमने डाला तो वो फिनोटाइपिक से भी बदल गया, यानी बाहर के रूप से दृश्य प्रारूप रूप से, दृश्य प्रारूप तरीके से, यानी बाहर से देखने पर भी उसमें बदलाव हो गया, इतने चेंजिंग। अच्छा, अब इसको हम लोग उस जीव को कहेंगे जीएमओ, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड, यानी आनुवांशिक रूपांतरित। बात समझ में आया? आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या है, ये बात समझ में आया क्या? हमने क्या बोला यहाँ, बस ये काम हुआ। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग में काम हुआ। सबसे पहले सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन यानी पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। दूसरे नंबर में जीन का स्थानांतरण, और तीसरे नंबर में जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग क्या है ये सब हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सर आर डीएनए का फॉर्मेशन पहला स्टेप में आपको बताया गया है। क्या करते हैं, जब आनुवांशिक रूप से उसको बदल दिए तो बन गया अब वो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ बन गया आर डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। अब हम क्या करेंगे, उस पुनर्योगज डीएनए को होस्ट के शरीर में डाल देंगे। होस्ट के शरीर में डालने के कारण यानी उस जीन को हम क्या कर दिए, ट्रांसफर, यानी जीन का स्थानांतरण। जैसे जीन को स्थानांतरित करेंगे, अब ये होस्ट के यानी परजीवी के शरीर में जाने के बाद वहां ये अपना कॉपी बनाना, अपनी कॉपी, अपना कई सारा कॉपी तैयार कर। अब इसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ये प्रक्रिया कैसे होता है, ये सब प्रोसेस आपको बताया जाएगा। पहले तो आप इतना सीख लीजिए ना कि हम क्या किए हैं। सर होस्ट शरीर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाकर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब सर मान लीजिए कि आप किसी शरीर में अगर चाहते हैं बदलाव करना,
जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं बदलाव करना, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई भी आनुवांशिक रूप से परिवर्तन आप करना, चलिए हम चाहते हैं कि हमारे फिनोटाइप थोड़ा बदल जाए, हम करिया हैं थोड़ा गोरे हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करिएगा, एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, मान लीजिए कि आप हमारे कलर को चेंज करना, तो उसके लिए आप क्या करिएगा सर, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके शरीर में प्रवेश कराने के लिए हम रोग को खोजेंगे, हम कोलाई को खोजेंगे, रेसिया कोलाई। चलिए इस रेसिया कोलाई को हम खोज के ला लिए, आप अब यहीं पे रहिए, आप कहीं नहीं जाइए, हम इस कोलाई को लेके आते, कोलाई को ला लिए। उसके बाद हम क्या किए सर, अब हम एक गोरे व्यक्ति को पकड़ेंगे, जिसके अगर डीएनए को, जिसके डीएनए के टुकड़े को अगर हम डाल दें इसके साथ मिला के, हम जानते हैं कि अगर इस डीएनए में इतना डीएनए का जो खंड है वो हमारे लिए वांछित है, इसको अगर आपके शरीर में किसी भी तरह से प्रवेश करा दें तो आप गोरे हो जाइए। तो चलिए कोई बात नहीं, तो उसके लिए हमें दो चीजों का जरूरी पड़ा, आप तो यहीं रहिए, हमें तीसरा आदमी है। तो उसके बाद हमने सबसे पहले किसको लिया सर, इकोलाई बैक्टीरिया। दूसरे तरफ में किसको लिया सर, एक पूरे व्यक्ति पूरा करना है, किसी भी तरह का परिवर्तन जो डिजायर्ड आपके लिए वांछित परिवर्तन है, आप किसी भी प्रकार के अगर वांछित परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या किए, एक तरफ से सर फॉरेन डीएनए जिसको आप बोल रहे हैं, बाहरी डीएनए किसी बाहरी व्यक्ति के लिए जिसको फॉरेन डीएनए कहते हैं, और उसके टुकड़े को काट लिए। उसके टुकड़े को किसके द्वारा काटेंगे तो हम बताएंगे आगे में, मिलेगा आपको रेस्ट्रिक्ट एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, जिसको मोलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची भी कहते हैं, जिसके द्वारा आनुवांशिक पदार्थ को, तो हम वहां सेम प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डीएनए को भी काटेंगे, और उधर बैक्टीरिया में पाए जाने वाले, अब बैक्टीरिया में हम इकोलाई नामक बैक्टीरिया में इस डीएनए को कैसे डाल देंगे, तो बोल देंगे भाई बैक्टीरिया तुम डीएनए खा लो तुम्हारे शरीर में चला जाए, नहीं, हम उस बैक्टीरिया में से अब प्लाज्मिड डीएनए यानी वेक्टर डीएनए, अब वेक्टर डीएनए को निकाल कर इस मनुष्य को, जो हम इधर बाहरी डीएनए जो लिए थे, बाहरी डीएनए फॉरेन डीएनए, अब उस फॉरेन डीएनए में से जितना डीएनए के टुकड़ा के हमें जरूरत है हम उसको काट के लाएंगे। अब वेक्टर डीएनए में जहां जितने खंड की आवश्यकता हमें नहीं है उसको काट के हटा दिए, जैसे ही जोड़ दिए हम प्लाज्मिड, प्लाज्मिड डीएनए किसका है सर, प्लाज्मिड डीएनए कोलाई का है, यानी वेक्टर डीएनए वाहक डीएनए कोलाई का है, और बाहरी डीएनए में से जो टुकड़े को हम जैसे ही एक साथ जोड़े, अब वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमारे शरीर में परिवर्तन लाना था, तो हमारे शरीर के अंदर डाल दीजिएगा, हम हुए होस्ट। अब जैसे ही हमारे शरीर में अब प्लाज्मिड डीएनए को नहीं डालना है, पहले प्लाज्मिड डीएनए को आप फिर सेटअप कर दीजिएगा जहां से निकाले थे इकोलाई में, इकोलाई को हमारे शरीर में प्रवेश करा दीजिए, और जैसे ही इकोलाई हमारे शरीर में प्रवेश किया, अब वो इकोलाई हमारे शरीर में आके अपना कॉपी बनाना तैयार करेगा, और जितना ज्यादा कॉपी होगा उसके अंदर समझिए कि आनुवांशिक पदार्थ उतना ही सब बढ़ते चला जाएगा जो आपने वांछित दिया, अब फिर हमारे में क्या हो जाएगा, आनुवांशिक रूप से परिवर्तन, आनुवांशिक रूप से भी परिवर्तन हो गया, और हम सर फिनोटाइप भी मेरा बदल जाएगा, यानी दृश्य प्रारूप हम बाहर की तरफ से देखने में पहले से बदले बदले, और तब आप हमें क्या कहिएगा, यानी जेनेटिक मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब हम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव हो गए। अब जिस दिन किसी व्यक्ति को गोरे करने की जरूरत होगा तो आप हम, बात समझ में आया क्या, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा, इसीलिए वो जीएमओ इसलिए बनाया जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसलिए किया जाता है, यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव इसलिए तैयार किया जाता है ताकि जब हमें उस प्रकार के उत्पादों की आवश्यकता हो तब हम उस में भी ऐसा किया जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग में 3 स्टेप है, सबसे पहले आरडीएनए डीएनए का निर्माण, दूसरा जीन ट्रांसफर यानी जीन का स्थानांतरण शरीर में जाकर, यानी कि जीन क्लोनिंग जो होगा यानी कॉपी जो बनेगा तो जीन का कॉपी तैयार होगा। अब आते हैं अगला, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, तो कुछ अब यहाँ हमने जो भी
जीएमओ को बनाया था, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी आनुवांशिक रूपांतरित जीव को जो विकसित किया था, ये आनुवांशिक रूपांतरित जीव का बस हम यहाँ रख रखाव करेंगे और कुछ नहीं। यानी मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ यानी कि जीएमओ यानी आनुवांशिक रूपांतरित जीव का रख रखाव, आनुवांशिक रूपांतरित जीव का रख रखाव। अब चाहे तो लिख सकते हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव का रख रखाव। आनुवांशिक रूपांतरित का रख रखाव। अब आनुवांशिक रूपांतरित जीव के रख रखाव के लिए हमें क्या क्या करना होगा? तो बस कुछ नहीं, अब जो भी हमें जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिला है, यानी कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव जो मिला है, अब उसको हम ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर करेंगे भाई? तो ट्रांसफर हम करेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एक कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम यानी कि एक ऐसे माध्यम में जहां हम किसी को उत्पन्न कर रहे थे, यानी जहां हमें कोई परिवर्तन लाना है। हमने क्या किया, आनुवांशिक रूपांतरित जीवों को हम ट्रांसफर कर दिए एक कल्चर मीडियम में जहां न्यूट्रिएंट्स रिच था और ये एस्टेराइल था। एस्टेराइल का मतलब हुआ यहाँ कोई दूसरा, जैसे एस्टेराइल शब्द बांझ के लिए उपयोग किया, बांझ का मतलब हुआ जिसका कोई बच्चा नहीं हो सकता उसको बांझ कहते हैं। तो यहाँ बांझ का मतलब क्या हुआ, यहाँ एस्टेराइल का मतलब क्या हुआ, एस्टेराइल का मतलब हुआ जीवाणु रहित जगह, यानी यहाँ कोई भी कोई माइक्रोब्स नहीं है। दूसरा, यहाँ आप आनुवांशिक रूप से जिस जीव को रूपांतरित किए हैं बस सिर्फ उसी को यहाँ डाल रहे हैं, स्थानांतरित। यहाँ कोई नया, कोई अलग, सॉरी, इसके अलावा कोई अलग प्रकार का जीव नहीं है, कोई अलग प्रकार के सूक्ष्म माइक्रोब्स नहीं या पैथोजन रोग कारक नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, यानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, तथा स्टेराइल होता है, यानी कि ये समझिए कि पांच होता है, यानी प्योर होता है, शुद्ध होता है, जीवाणु रहित होता है। अच्छा, अब जैसे ही हम जीएमओ को ट्रांसफर किए, ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज स्केल, अब यहाँ क्या होगा, कल्चर मीडियम में हम जीएमओ को यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को अधिक से अधिक मात्रा, हम अधिक से अधिक मात्रा में विकसित कर रहे हैं, क्योंकि इस कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, ठीक है, और ये स्टेराइल है, यहाँ कोई, यानी पोषक तत्वों से ये भरपूर है, और यहाँ कोई दूसरा नया जीव, कोई भी जीव नहीं है। इसलिए जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तेजी से यहाँ विकसित होगा, बड़े पैमाने पर विकसित होगा। वही बात है, यानी कि बड़े पैमाने पर आनुवांशिक रूपांतरित जीव का विकास करे, और बड़े पैमाने पर जब आनुवांशिक जीव का विकास होगा तब प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एट लार्ज स्केल, तब हमें उत्पादों का, हमारे मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण भी बहुत बड़े पैमाने। बात समझ में आया? यही है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है? तो सर हमने सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया? सर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, यानी पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। जैसे ही पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हुआ, अब हम क्या किए, जीन का ट्रांसफर। पुनर्योगज डीएनए जब बन गया तब उसको कहाँ, बॉडी में, मेजबान शरीर में, यानी परजीवी। अब उसके बाद उनके शरीर में अब ये जीन जो हमने ट्रांसफर किया है वो अब कॉपी बनेगा, क्लोन तैयार करेगा। अब बहुत सारा कॉपी तैयार करके अब उस जीव के को ये फिनोटाइपिक रूप बदल देगा, आनुवांशिक रूप से बदल देगा, और उस जीव को हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक रूपांतरित जीव, यानी जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब उस जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग बस यहाँ बायो प्रोसेसिंग, सिर्फ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का रख रखाव के बारे में हम लोग को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है? तो जीएमओ का, यानी आनुवांशिक रूपांतरित जीव का रख रखाव। अब कैसे? तो सबसे पहले सर जीएमओ को हम स्थानांतरित करेंगे एक स्टेराइल मीडियम में, यानी कि एक ऐसे स्टेराइल मीडियम में, यानी कल्चर मीडियम जिसको बोलते हैं। कल्चर मीडियम में क्या रहता है, यानी कि वैसे जगहों पर जहाँ पे इसको आसानी से और तेजी से बड़े पैमाने पर विकसित किया जा सकता है।
तो आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक रूपांतरित जीव को हमने एक कल्चर मीडियम में स्थानांतरित किया, जिस कल्चर मीडियम में प्रोटीन अधिक मात्रा में, न्यूट्रिएंट्स सॉरी पोषक तत्व अधिक मात्रा में है, और उसके साथ ही साथ ये स्टेराइल है यानी कि बांझ है। इसका मतलब कि यहाँ कोई के अलावा अदर ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद क्या होगा कि अब इस कल्चर मीडियम पर, यानी कि यहाँ इस जगह पर कल्चर मीडियम पर ये आनुवांशिक रूपांतरित का विकास बड़े पैमाने, और जब जीएमओ अधिक मात्रा में बनेगा तो मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद भी अधिक मात्रा में डेवलप होगा। बात समझ में आया? चलिए, बस यही था आपका बायो प्रोसेस। अब आते हैं, जैसे कुछ वैज्ञानिक का यहाँ पे रोल है, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ये दो वैज्ञानिक हैं, नाम क्या क्या है, जैसे स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ये दो वैज्ञानिक हैं यहाँ, इन्होंने सन 1972 ईस्वी में, इन 1972 सन 1972 ईस्वी में सबसे पहले स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डेवलप किया। अब हमें बात आ रही है धीरे धीरे, अब ये तो प्रोसेस आपको बता दिए, अब उस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, एक एक करके इस पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाइएगा, पुनर्योगज डीएनए कैसे बनाइएगा, जीन को ट्रांसफर कैसे करिएगा, जीन का क्लोनिंग कॉपी कैसे तैयार होगा। इस सारा बात अभी हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है। अब ये मत सोचिए कि आपको वहां समझ में नहीं आया है सर कि जीन का ट्रांसफर कैसे करते हैं, नहीं, उससे मतलब नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या स्टेप होता है, बस। अब वो स्टेप कैसे होता है इसके बारे में आपको आगे पढ़ना, अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम बिल्कुल। अब देखिए हमने क्या बोला, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर नामक वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक ने सबसे पहले सन 1972 ईस्वी में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डेवलप किया था, यानी पुनर्योगज डीएनए को डेवलप किया। पुनर्योगज डीएनए को कैसे विकसित किया था इसकी बात हम लोग करेंगे, कैसे, तो बाय लिंकिंग यानी जोड़कर एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एंड प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तैयार हुआ था, पुनर्योगज डीएनए जो तैयार हुआ था, ये स्टैनली कोहेन तथा हर्बर्ट बोयर के द्वारा डेवलप। उसके बाद तो बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने, लेकिन सबसे पहला जो बनाया गया था 1972 ईस्वी में, याद रखेंगे, स्टैनली कोहेन तथा हर्बर्ट बोयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहला ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए को विकसित किया गया था। जिसको कैसे विकसित किया गया, तो सर इसको विकसित करने के लिए एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन यानी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को किसके साथ जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड किसका, तो आपको बताए ही है, प्लाज्मिड यानी बैक्टीरिया का, जीवाणु का। तो जीवाणु कौन सा जीवाणु लिया गया था, तो वहां जो जीवाणु लिए थे उस जीवाणु का नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को एक साथ जोड़कर लिंक करके तब सबसे पहला पुनर्योगज डीएनए को सन 1972 ईस्वी में कोहेन तथा बोयर के द्वारा विकसित किया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए को किसके द्वारा विकसित किया गया था और कब किया गया था, तो 1972 ईस्वी में कोहेन तथा बोयर के द्वारा, स्टैनली कोहेन तथा हर्बर्ट बोयर के द्वारा सबसे पहला एंटीबायोटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए को विकसित किया गया। कैसे विकसित किया गया था, तो सर ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक बैक्टीरिया जीवाणु के प्लाज्मिड यानी कि वाहक डीएनए के साथ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन जोड़कर सबसे पहला एंटीबायोटिक को, सबसे पहला प्रतिरोधी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यानी पुनर्योगज डीएनए को विकसित। क्लियर, देख लेंगे, आगे बढ़े हम लोग। अब इसका कुछ प्रोसेस आप लोग पहले समझ, प्रोसेस यहाँ तैयार किए हुए थे। सबसे पहले इसका कुछ प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे है जरा
जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ आप साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम लिए हैं, ये जो स्टेप था उनका, हम उस स्टेप को बता रहे हैं। वो क्या किए थे, एक साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसको लिए थे, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक एक जीवाणु को लिए थे, और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को लिए। ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कहाँ से, फॉरेन डीएनए से, आपको बताए ही है, बाहरी डीएनए के जीन को लिया गया, बाहरी डीएनए से जीन को प्राप्त किया जाता है। अब बाहरी फॉरेन डीएनए, इसी को बोलते हैं हम लोग सोर्स डीएनए। सोर्स डीएनए यानी स्रोत वाला डीएनए जिससे कि आवश्यकता है। तो ये क्या किए कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस किए थे, यानी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को लिए, और ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम प्लाज्मिड। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक जीवाणु है जिसके अंदर से ये प्लाज्मिड को निकालिए। प्लाज्मिड एक डीएनए है, कौन सा डीएनए है, वेक्टर डीएनए होता है, वाहक डीएनए होता है, जो किसी चीजों को लेकर जाने का काम करता है। तो कहीं अगर भेजना है तो हम उसको ना देंगे जी जो कुछ ले जाने वाला हो, तो इसलिए हम प्लाज्मिड को चुने। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में से प्लाज्मिड को निकाले, और ये जो बाहरी डीएनए था यानी सोर्स डीएनए जो था, स्रोत वाला डीएनए, तो उससे ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जी। अब बात आती है कि भाई अब इस प्लाज्मिड को ये किसके द्वारा काटे हैं, तो इस प्लाज्मिड को ही काटे थे। मान लीजिए कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन बाहरी डीएनए, पूरा डीएनए है, लेकिन उसमें से केवल किसको काट के निकालना है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन काट के निकालना, यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को काट के निकालना है। तो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को काट के निकालने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होगी, तो सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, यानी तो इसके लिए भी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम बोलते हैं उसको। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, इसका दूसरा नाम है मोलिक्यूलर सीजर, यानी आणविक कैंची, और ये अणुओं को यहाँ से काट देगा। अच्छा, ये क्या किए थे कि जो प्लाज्मिड को जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिस प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटे थे, उसी प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन काट के निकाल। चलिए, तो ये डीएनए से प्रतिबंधन एंजाइम के टुकड़े को काटकर यहां निकाल दिए, और प्लाज्मिड को सेम उसी प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटकर टुकड़े को हटा दिए। और फिर डीएनए लाइगेज नामक एक एंजाइम है जिसके मदद से हम लोग डीएनए के टुकड़े को जोड़ते हैं, पहले से भी पढ़ाया गया है। लाइगेज का उपयोग करके हम डीएनए को जोड़ते हैं। तो अब क्या करेंगे कि लाइगेज का उपयोग करेंगे, डीएनए लाइगेज का उपयोग करेंगे। अब इस प्लाज्मिड को और इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, तब यहां बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब समझ में आया कि ये पुनर्योगज डीएनए आखिर बनता कैसे है, पुनर्योगज डीएनए कैसे बनता है, ये समझ में आ गया। तो पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो गया, और पुनर्योगज डीएनए को हम लोग याद रखेंगे काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए का नाम अगर पूछ दिया दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा, काइमेरिक डीएनए, याद रखेंगे। पुनर्योगज डीएनए का दूसरा नाम होता है काइमेरिक। चलिए, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब आइए, इन द ईयर 1963, एक साल था, तो सन 1963 ईस्वी में तो वैसे एंजाइम को जीवाणुओं के वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त किया गया जो इकोलाई में मौजूद थे। यानी कि सन 1963 ईस्वी में इकोलाई के द्वारा, इकोलाई जैसे इसेरेसिया कोलाई के द्वारा दो तरह के एंजाइमों को प्राप्त किया गया। बात समझ में आया। सन 1963 ईस्वी में वैज्ञानिकों के द्वारा दो एंजाइम को इकोलाई से प्राप्त किया गया, जो इकोलाई में जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु को विकसित होने का प्रतिरोधी थे। यानी बात समझ में आया। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, और जीवाणु भोजी जो है ये बैक्टीरियोफेज, ये एक तरह का वायरस है। और जीवाणु भोजी एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को ही अटैक करता है। तो बैक्टीरिया तो अपने बचाव के लिए कुछ तो रखेगा ना जी। तो इकोलाई में तो ऐसे एंजाइम पाए गए। सन 1963 ईस्वी में ये वैज्ञानिकों को पता चला कि भाई ये इकोलाई में तो ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरियोफेज को डेवलप करने से रोक सकते हैं। तो यहां से सन 1963 ईस्वी में इकोलाई में बैक्टीरियोफेज के विकास को
प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार 2 एंजाइमों को अलग किया गया। अब 2 एंजाइम इकोलाई में, पहला जैसे एंजाइम जो था वो कौन सा था सर? मिथाइलेज, या इसी को मिथाइलेटिंग एंजाइम के नाम से जानते हैं। कौन सा एंजाइम था? मिथाइलेज या मिथाइलेटिंग एंजाइम। ये मिथाइलेज क्या कर रहा था? तो डीएनए, ये जीवाणु के डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप का लेप लगा दे रहा था। इसके ऊपर, जीवाणु के डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप का लेप लगा दे रहा था, चारों तरफ से घेर दे रहा था मिथाइल। क्यों जो घेर रहा था? क्योंकि इसमें, उस बैक्टीरिया में, उस इकोलाई में एक और एंजाइम मौजूद था जिसको कटिंग एंजाइम बोलते हैं, काटने वाला एंजाइम था। इसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये 2 एंजाइम यहाँ था जो इकोलाई में प्राप्त हुआ। अब देखिए, इसमें ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कटिंग एंजाइम को ही हम लोग प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज यानी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के नाम से जानते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का काम क्या था कि सर ये डीएनए को या तो काट रहा था या पूरे, कौन सा डीएनए को? वायरल डीएनए को, सॉरी वायरल डीएनए को। कैसे हो रहा था सर? इकोलाई में जैसे ही बैक्टीरियोफेज का प्रवेश होगा ना, जैसे ही जीवाणु भोज यानी जैसे ही वायरस प्रवेश करेगा इकोलाई नामक बैक्टीरिया में मौजूद जो ये कटिंग एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो है, ये तुरंत उसको क्या करेगा? काट देगा, टुकड़ों में बांट देगा। समझ में आ रहा है? गर्दने से काट देगा। मतलब कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज जो है उसका कई टुकड़ा यानी पाचन कर देगा, उसका तोड़ देगा, उसको खंडित कर देगा। लेकिन सर बैक्टीरिया में, दिमाग में आया सर, अगर किसी बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज ऑलरेडी मौजूद है, यानी प्रतिबंधन एंजाइम अगर ऑलरेडी उसमें है जो वायरस के, विषाणु के डीएनए को काट सकता है, के डीएनए को क्यों नहीं? जिस जीवाणु में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम है, उसको काटने वाला, डीएनए को काटने वाला एंजाइम है, वो क्या पहचान रहा है कि कौन वायरस है या कौन बैक्टीरिया है? वो तो बैक्टीरिया, मतलब कि उस बैक्टीरिया में जिसमें ये मौजूद है, उस बैक्टीरिया के भी डीएनए को काट सकता था, कि वायरस को डीएनए को क्यों काट रहा है? सर इसका कारण यही है कि उस जीवाणु के डीएनए को इसलिए नहीं काट रहा है। जैसे इकोलाई में 2 तरह का एंजाइम आपको मिला सर, इकोलाई में 2 तरह का एंजाइम मिला, एक मिथाइलेज और दूसरा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। तो अगर पूछा जाए, बताइए इकोलाई में भी तो डीएनए होता है, तो उस डीएनए को ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों काटा? रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं काटा? सर इसलिए नहीं काटा है क्योंकि क्यू के अंदर एक मिथाइलेज नामक भी एंजाइम होता है, और ये मिथाइलेज नामक एंजाइम क्या करता है? बड़ी होशियार है। ये मिथाइलेज नामक एंजाइम जिस बैक्टीरिया में ये है ना, पहले उस बैक्टीरिया के डीएनए को मिथाइल ग्रुप से चारों तरफ बांध दिया, लपेट दिया। अब मिथाइल ग्रुप के पास में ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं आ सकता, तो पता चल जाएगा नहीं ये अपने भैया हैं या भाभी हैं, उनके डीएनए को। लेकिन बाहरी डीएनए जैसे ही प्रवेश किया, ये तुरंत, याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज वायरल डीएनए। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज यानी प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में उसमें पढ़ा जाएगा। प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम सबसे पहला जो बना था वो हिंद-2 था, और जितने भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम का डेवलपमेंट हुआ है, याद रखिएगा, वो सब बैक्टीरिया से हुआ है, सब प्रोकैरियोटिक से हुआ है। यूकैरियोटिक, हम लोग यूकैरियोटिक हैं, हम लोग से कभी भी प्रतिबंधन एंजाइम का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। याद रहे ये बात, जब भी प्रतिबंधन एंजाइम यानी इंडोन्यूक्लियेज का डेवलपमेंट होगा यानी विकास होगा, तो किससे होगा सर? बैक्टीरिया से होगा, यानी प्रोकैरियोटिक जीव से होगा। समझ में आया? यूकैरियोटिक से कोई भी निर्माण नहीं होता। आप अभी पढ़िएगा, बैक्टीरिया का 230 गो स्ट्रेन से 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, मतलब कि जितना इंडोन्यूक्लियेज का डेवलपमेंट होगा, जितना भी प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो सब किसके द्वारा? प्रोकैरियोटिक के द्वारा। तो कल के क्लास में हम लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, क्लास को जोड़ना ना भूलें।
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 3 लेक्चर में बस आपका चैप्टर ये खत्म। 3 लेक्चर ध्यान से देख लीजिएगा, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करा देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, कल आप लोग को जैसे 7 बजे के समय में क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा जो आपके प्रीवियस अभी सॉरी सेंटअप के पेपर में पूछा करिएगा। वीडियो को आप यहाँ से देख लीजिए। वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाई समझ में आ गया हो, तो कमेंट में अपना बयान रख दीजिए, अपने हिसाब से बता दीजिएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कम से कम शेयर अवश्य करें।